मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही देश को एक नया मंत्रालय और एक नए मंत्री मिल गए हैं। ये चौंकाने वाला चर्चित मंत्रालय है सहकारिता। मोदी के इस नए सहकार के शाह गृह मंत्री को बनाया गया है। सहकारिता का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में कितना बड़ा असर होगा, आज के इस विश्लेषण में इसकी बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या है सहकारिता आंदोलन का इतिहास और कैसे काम करती है सहकारी समितियां। अमित शाह के केंद्रीय सहकारिता मंत्री बनने से विपक्ष क्यों बेचैन हो गया है, इसकी भी जानकारी देंगे। नमस्ते, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई। वैसे तो मोदी सरकार ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के दरमियान कई बदलाव किए। मसलन प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास वाले इलाके का नाम रेस कोर्स रोड से लोक कल्याण मार्ग कर दिया। कुछ मंत्रालयों और संस्थानों के नाम भी बदले गए, जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय हो गया, योजना आयोग नीति आयोग कर दिया गया। कई नए मंत्रालय जल शक्ति, गंगा सफाई, कौशल विकास, आयुष मंत्रालय भी बनाए जा चुके हैं। लेकिन 7 जुलाई को हुए मोदी 2.0 के सबसे बड़े कैबिनेट विस्तार से ठीक एक दिन पहले खबर आई कि मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय का गठन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। फिर 7 जुलाई को हुए कैबिनेट विस्तार में इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी गई। इससे पहले सहकारिता के काम कृषि मंत्रालय के तहत आते थे, लेकिन अब अलग मंत्रालय का रूप दे दिया गया है। भारत में सहकारिता आंदोलन का इतिहास क्या है? कृषि संकट और समग्र ऋणग्रस्तता के जवाब में सहकारी समितियों के इतिहास पूर्व स्वतंत्रता युग का है। 1904 में अंग्रेजों ने भारत में सहकारी समितियों की एक निश्चित परिभाषा बनाई, जिसके बाद सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के साथ पहला सहकारी समिति कानून अस्तित्व में आया। 1912 में कुछ कमियों को दूर करने के लिए एक और अधिनियम पारित किया गया। अगला ऐतिहासिक अधिनियम 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत आया, जिसके तहत सहयोग को एक प्रांतीय विषय बनाया गया। इससे प्रांतों को सहकारी समितियों के संचालन के लिए अपने स्वयं के कानून के साथ आने की अनुमति मिली। बाद में 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सहकारी समितियों को कवर करने के लिए बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम की घोषणा की, जिसकी सदस्यता एक प्रांत से आगे बढ़ी। स्वतंत्र भारत के बाद 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारी समितियों पर एक राष्ट्रीय नीति और कर्मियों के प्रशिक्षण और सहकारी विपणन समितियों की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। 1984 में संसद में समाज को शासित करने वाले कानूनों की ढेर को हटाने के लिए बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम बनाया। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में तत्कालीन एनडीए सरकार ने सहकारी समितियों के प्रचार और विकास का समर्थन करने के लिए सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इससे काम करती है सहकारी समितियां और इसके कुछ सफल उदाहरण। अमूल डेयरी सहकारी समिति का एक सफल उदाहरण है। इसका प्रबंधन गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है और गुजरात के लगभग 26 लाख दुग्ध उत्पादक सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के अंशधारी हैं। दुग्ध उत्पादकों के उत्पाद को सहकारी समिति द्वारा एकत्रित और वितरित किया जाता है, जिससे बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। गुजरात के दुग्ध किसानों को इसके परिणाम स्वरूप बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि अन्यथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से सीधे ग्राहकों को बेचना मुश्किल होता। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में 1,94,195 सहकारी डेयरी समितियां हैं। सहकारी समितियों के कुछ अन्य प्रमुख उदाहरण केंद्रीय भंडार और सहकारी भंडार हैं, जो उत्पादकों निर्माताओं से सीधे सामान खरीदते हैं। इस प्रकार बिचौलियों को हटाते हैं और अंतिम उपभोक्ताओं को कम लागत पर उत्पाद वितरित करते हैं, जिससे उत्पादकों और ग्राहकों दोनों के हितों की रक्षा होती है। सहकारी समितियां केवल कृषि तक सीमित नहीं है। सहकारी संस्थाएं बैंकिंग और वित्त में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट सोसाइटी के रूप में फैली हुई है। उदाहरण के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, जो किसी विशेष गांव के ऋण मांग का अनुमान लगाती हैं और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करती हैं। नाबार्ड की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 95,238 पैक्स, 363 डीसीसीबी और 33 राज्य सहकारी बैंक हैं। इसके साथ ही साख समितियों के अलावा शहरी क्षेत्रों में सहकारी आवास समितियां और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी विपणन समितियां हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भारत में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने का काम करता है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने, बढ़ावा देने, समन्वय करने और वित्त पोषण करने का काम सौंपा गया।
सहकारी समितियों का योगदान। देश में श्वेत क्रांति की बयार बहाने में सहकारी समितियों का बड़ा योगदान रहा है, जिसके ज्वलंत उदाहरण अमूल और लिज्जत पापड़ जैसे उपक्रम हैं, जो अब ब्रांड बन चुके हैं। देश में तैयार होने वाली 35% चीनी सहकारिता से जुड़ी समितियां करती हैं। बैंकिंग और फाइनेंस को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने में भी सहकारिता का बड़ा योगदान रहा है। नाबार्ड के 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी इंडस्ट्री को 1,48,625 करोड़ रुपए का लोन बांटा। नए मंत्रालय की क्या भूमिका होगी? उपलब्धियों और प्रभाव का दायरा इतना बड़ा है और समन्वय होने के बावजूद भी अभी भी कानूनी तौर पर, प्रशासनिक तौर पर बहुत कुछ छिटका हुआ है। तो अब पूरे देश में सहकारिता को व्यवस्थित करने की मुहिम चलने जा रही है। इसके तहत 2 दर्जन मंत्रालय जहां सहकारिता की पूछ अटकी हुई है, उसका एक समन्वयक होगा। सहकारिता का आंदोलन पूरी तरह से जैसे देश में चला था, उसको एक नई दिशा मिलेगी। वह सामाजिक व आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। सहकारिता मंत्रालय से हर पक्ष को फायदा होगा। ये मंत्रालय देश में सहकारी समितियों के उत्थान के लिए काम करेगा और सहकारी समितियों को मजबूत करेगा। ये केंद्र सरकार की समुदाय आधारित विकास योजना को मजबूती देने का काम करेगा। सरकार ने इसके लिए सहकार से समृद्धि तक का मंत्र दिया है, यानी सहकार के जरिए समृद्धि आएगी, इसलिए एक नया मंत्रालय का गठन किया गया है। अमित शाह को चुने जाने के पीछे की वजह। किसी नए मंत्री को इसकी जिम्मेदारी देने के बजाय देश के गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी दी गई। दशकों के बाद किसी गृह मंत्री को दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। सियासी और प्रशासनिक तौर पर देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दायरा और बड़ा हो गया है। सुरक्षा और समन्वय के साथ ही अमित शाह के हाथों में देश की बड़ी आबादी के वित्तीय पक्ष को भी मजबूत करने की जिम्मेदारी आ गई है। साथ ही जनता से सरकार के कनेक्ट को और मजबूत करने का बीड़ा भी। दरअसल सहकारी समितियों की पहुंच गांव-गांव तक होती है। इन समितियों के संगठन को दुरुस्त करके सरकार सहकार से समृद्धि यानी कि गरीबी तक सहकारिता का फायदा पहुंचाना चाहती है। इसलिए लंबे अनुभव वाले अमित शाह को ये मंत्रालय सौंपा गया है। अमित शाह की ये जिम्मेदारी देने के पीछे मकसद है कि सहकारिता समिति में जान फूंकने की रणनीति। अमित शाह को इस क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव है। गुजरात की राजनीति में रहते हुए सहकारिता क्षेत्र में पार्टी का परचम तो लहराया ही, साथ ही मुनाफा कमाने के कई रिकॉर्ड भी कायम किए। अमित शाह बीजेपी की राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक रह चुके हैं। महज 36 साल की उम्र में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के सबसे युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उस दौरान सिर्फ 1 साल में अमित शाह ने न सिर्फ 20.28 करोड़ का बैंक का घाटा पूरा किया, बल्कि 6.60 करोड़ के लाभ में लाकर 10% मुनाफे का वितरण भी किया। गुजरात में सहकारिता सेक्टर में बेहतरीन कार्य के लिए अमित शाह को सहकारिता आंदोलन का पितामह भी कहा जाने लगा था। अमित शाह के अहमदाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रमुख रहते हुए नोटबंदी के दौरान यहां से सबसे ज्यादा पुराने नोट जमा किए जाने की बात एक RTI के जरिए सामने आई थी। सहकारिता मंत्रालय की योजना। मंत्रालय सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने वाले आंदोलन को मजबूती देगी। सरकार इस मंत्रालय के जरिए सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके जरिए कोऑपरेटिव यानी सहकारी समितियां लोगों से गहराई से जुड़ सकेंगी। इसके अलावा मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाएगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के विकास को बेहतर करने के लिए काम करेगा। कोऑपरेटिव से जुड़े घोटाले पर लगेगी लगाम। देश में चल रहे बहुत सारे बैंक या भ्रष्टाचार का शिकार हैं या फिर घाटे में डूबे हैं। पिछले कुछ सालों में कोऑपरेटिव से जुड़े घोटालों में इजाफा हुआ है। इस पर अंकुश लगाने के लिए भी एक कानूनी फ्रेमवर्क की जरूरत है। हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की। इन्हें उबारने के लिए अब अमित शाह का अनुभव काम आने वाला है। पक्ष उठा रहा सवाल। केंद्र की सरकार की इस नई पहल का स्वागत करने के बजाय इसका विरोध एनसीपी के शरद पवार समेत कई दलों द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक की सहकारी संस्थाओं में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। वहीं सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की नज़र सहकारी बैंकों की नकदी पर है। एनसीपी के शरद पवार का कहना है कि राज्य के संविधान के मुताबिक सहकारिता राज्य सरकार का मामला है। केंद्र सरकार राज्य द्वारा बनाए गए सहकारिता कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपत्ति की वजह। सहकारी संस्थाएं किस तरह सक्रिय हैं, उनकी लॉबी कितनी मजबूत है और वे किस तरह कुछ राज्यों और उसके जरिए केंद्र की राजनीति को प्रभावित करने वाले कुछ दलों के लिए बेहद जरूरी है, यह समझना जरूरी है।
शुगर लॉबी यानी चीनी लॉबी को महाराष्ट्र ही नहीं देश का सबसे बड़ा राजनीतिक लॉबी माना जाता है। किसी जमाने में महाराष्ट्र के 13 जिलों में लगभग 360 चीनी मिलें थी और चीनी लॉबी के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के बसंत दादा पाटिल थे। आज भी महाराष्ट्र के 6 जिलों को चीनी क्षेत्र माना जाता है। ये हैं पुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर और अहमदनगर। इन जिलों में 70 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। यहाँ 100 से ज्यादा चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में और लगभग 70 निजी चीनी मिलें हैं। महाराष्ट्र के शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार समेत उनका पूरा कुनबा इस चीनी लॉबी से जुड़ा हुआ है या उसे नियंत्रित करता है। नया मंत्रालय बनाने पर विपक्षी पार्टियां आलोचना कर रही हैं और उनका आरोप है कि बीजेपी का इरादा महाराष्ट्र और गुजरात के सहकारी संस्थाओं पर नियंत्रण करना है। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में सहकारी संस्थाओं की सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका मानी जाती है। केरल में सहकारी आंदोलन, खासकर इसका बैंकिंग क्षेत्र, वहां के सत्ताधारी वामपंथी दलों के नियंत्रण में ही है। कर्नाटक, बंगाल और तमिलनाडु में भी सहकारिता एक जन आंदोलन बनकर सामने आया है और वहां भी कई वर्षों से कुछ ही खास दल कब्जा जमाए बैठे हैं। हजारों करोड़ रुपए के क्षेत्र में सरकार का घुसना इन नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। बहरहाल पीएम मोदी ने अमित शाह के काम का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। वैसे तो उनके कद और ताकत का अंदाजा पहले भी सभी को था, लेकिन सहकारिता की भी कमान मिलने के बाद अगर ये कहा जाए कि सरकार में नंबर 1 के बाद नंबर 2 तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि हर ताकत के साथ जिम्मेदारियों की नई चुनौती भी आती है। सहकारिता से वोटों का गणित सुधारने की चुनौती के साथ साथ आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करने और देश के विकास में योगदान लाने की चुनौती भी है। जब सहकारिता से जुड़े लगभग 40 करोड़ लोगों तक सरकार और योजनाएं पहुंचेंगी तो एक बड़ा वोट बैंक भी सधेगा। खैर, सियासी महत्वाकांक्षा से इधर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सहकारिता को एक छत के नीचे लाने की जरूरत बेहद ही ज्यादा थी। इसलिए अब जब ये नया मंत्रालय बना है तो इससे ये उम्मीद करना भी बेमानी नहीं होगी कि इससे देश की आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही और सहकारिता इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आज के लिए दें इजाजत और ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।